उसने देखा कि वो औरत भला की खूबसूरत थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, हाथों में सुंदर चूड़ियां और गले में एक खूबसूरत हार। उसके इत्र की खुशबू में डूबा प्रकाश पहले तो हिचकिचाया और कुछ बोल नहीं पाया। वो प्रकाश को एक कमरे में ले गईं, जहां चारों तरफ पुरानी मोमबत्तियां जल रही थीं। दिन लखीमपुर गांव का इलाका पूरी तरह सुनसान पड़ा था। हल्की बारिश हो रही थी। लखीमपुर गांव से सटे हुए रेलवे स्टेशन पर आगरा से आने वाली आखिरी ट्रेन आकर रुकी, जिसमें से प्रकाश उतरा। बारिश की वजह से पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था। प्रकाश ने इधर उधर देखा और उसने खुद से ही कहा, बाप रे बाप, पूरा स्टेशन तो खाली पड़ा है। कितना सन्नाटा है। रात में तो यहाँ डर लग रहा है। जल्दी से देखता हूँ, शायद बाहर कोई रिक्शा वगैरह मिल जाए। इतना कहकर प्रकाश ने अपना सामान संभाले और तेज कदमों के साथ वहां से बाहर की तरफ भागा, लेकिन वहां कोई रिक्शा नहीं थी। अरे रे, ये क्या, एक भी रिक्शा नहीं। अब क्या करूं? हाँ, लगता है बारिश की वजह से आज कोई रिक्शा नहीं मिलेगी। पैदल ही चलता हूँ, गांव ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर वो पैदल ही घर के लिए निकल पड़ा। अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की और बारिश तेज हो गई। वो थोड़ा सहम गया। प्रकाश ने उस दिन नए कपड़े पहने थे और एक तेज खुशबू वाला इत्र लगाया था। उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा था जिसे वो अपनी बीवी के लिए लाया था। वो अपने ही ख्यालों में खोया गांव की तरफ जा रहा था कि तभी उसे अपने कानों में आती पायल की आवाज सुनाई दी। प्रकाश चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन था? कोई तो था यहाँ, पर कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। शायद मेरा वहम होगा। इसे अपना वहम समझकर वो फिर से आगे बढ़ गया, मगर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे पायल के साथ साथ किसी के हंसने की भी आवाज सुनाई देने लगी। प्रकाश फिर पलटा और अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। कौन है? कौन है यहाँ? कौन हंस रहा है? सामने आओ। कौन हो सकता है? उसने गौर से देखा तो उसे ऐसा लगा कि कुछ दूरी पर एक काला साया खड़ा है। कौन है? कौन है वह? तभी जोर से बिजली कड़की और उसकी रोशनी पड़ते ही वो साया गायब हो गया। प्रकाश बहुत डर गया। वो तेजी से पलटा और गांव की तरफ जाने लगा। रास्ता जंगल का था, बिल्कुल सुनसान। प्रकाश अपनी तेज होती धड़कनों को वश में किए तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसने देखा कि एक जवान औरत रास्ते के किनारे पर खड़ी थी और बारिश में भीग रही थी। अरे वो कौन है? इतनी रात गए इस बारिश में भीग रही है। प्रकाश धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। उसने देखा कि वो औरत भला की खूबसूरत थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, हाथों में सुंदर चूड़ियां और गले में एक खूबसूरत हार। उसका रूप देखकर प्रकाश जैसे मंत्र मुग्ध सा हो गया। वो प्रकाश को देखकर थोड़ा मुस्कुराई। उसके इत्र की खुशबू में डूबा प्रकाश पहले तो हिचकिचाया और कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने हिम्मत जुटाई और अपने को संभालते हुए बोला, आप कौन है? और इतनी रात गए इस सुनसान जंगल के रास्ते पर क्या कर रही है, वो भी इस बारिश में? मेरा नाम चांदनी है। वो मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। किसी काम से शहर गई थी। आते वक्त देर हो गई और स्टेशन पर कोई रिक्शा भी नहीं मिली। इतना बोलते हुए वो औरत प्रकाश के और करीब आ गई। प्रकाश कुछ असहज हो गया और थोड़ा पीछे होता हुआ बोला, इतनी तेज बारिश है और अंधेरा भी, आपको डर नहीं लग रहा है? डर?
हाँ, डर तो लग रहा है, पर क्या करूं? क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? साथ में चलने से डर नहीं लगेगा। देखो ना, आसमान कितना डरावना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे साथ चलिए। प्रकाश ने इतना कहा और वो औरत उसके साथ चल पड़ी। वे दोनों बारिश में भीगते हुए एक साथ जंगल के रास्ते चल रहे थे। तभी बारिश ने भयानक रूप लिया। आसमान और भी काला हो गया। बिजली तेजी से कड़कने लगी। बारिश तो तेज हो गई है। बिजली की आवाज से मुझे बहुत डर लगता है। हमें कहीं रुक जाना चाहिए। ऐसे भीगती रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। बात तो सही है, पर कहाँ? यहाँ आसपास तो कोई झोपड़ी भी नहीं है। देखो, वो हवेली देख रहे हो? वही चलते हैं। क्या? अरे पर वहां जाना ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि वो भूत बंगला है, वहां भूत रहते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब भी इस रास्ते से जाती हूँ, इसी बंगले में रुककर आराम करती हूँ। मैंने तो वहाँ किसी भूत को नहीं देखा। अच्छा, इसका मतलब सब अफवाह है। तो फिर ठीक है, हम यही चलते हैं। बारिश तो अभी रुकेगी नहीं। बारिश से बचने के लिए प्रकाश ने उस अनजान खूबसूरत औरत के साथ उस हवेली की तरफ रुख किया। जैसे ही प्रकाश ने हवेली के भारी दरवाजे को धक्का दिया, वो चरमराते हुए खुल गया। अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बाहर बारिश की बूंदें हवेली की टूटी खिड़कियों से टकराकर अजीब अजीब सी आवाज पैदा कर रही थीं। चांदनी की इत्र की खुशबू ने प्रकाश को मुग्ध कर दिया था। वो उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? नहीं, मैं तो यहाँ अक्सर आती हूँ। ये समझ लो कि ये बंगला मेरा ही है और अब तुम्हारा भी। आओ, अंदर चलो। वो प्रकाश को एक कमरे में ले गईं, जहां चारों तरफ पुरानी मोमबत्तियां जल रही थीं। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, बारिश हल्की होती जा रही थी। उसकी बला की खूबसूरती में प्रकाश खोता जा रहा था, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, बहुत सुंदर है। ये हवेली बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम बहुत सुंदर हो। शुक्रिया। वैसे अगर तुम्हें मुझसे दोबारा मिलना है तो तुम कल इसी वक्त यहाँ मुझसे मिलने आ सकते हो। देखिए, अभी तो मुझे अपने घर जाना है। बारिश रुक चुकी है, मैं चलता हूँ। लेकिन कल ठीक 7 बजे मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा। बताओ, आओगी ना? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी ठीक 7 बजे। लेकिन वादा करो कि तुम इस हवेली और मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे। ठीक है, मुझे 7 बजने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं सबसे छुपके ही आऊंगा। इतना बोलकर प्रकाश वहां से चला गया। उस औरत की आंखों में जैसे कोई राज छिपा हुआ था। वो प्रकाश को जाता हुआ देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। प्रकाश अपने घर पहुंचा। सामने उसकी पत्नी ज्योति खड़ी हुई थी। वो प्रकाश को इतने दिन बाद देखकर बहुत खुश हुई। ज्योति, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। थकान सी है। मैं आराम करने जा रहा हूं, खाना नहीं खाऊंगा। ज्योति ने जैसे ही प्रकाश के शरीर को छुआ तो चौंकते हुए बोली, अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, शरीर बुखार से तप रहा है। अरे वो पूरे रास्ते बारिश हो रही थी ना, तो भीगने की वजह से बुखार हो गया होगा। तुम चिंता मत करो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। प्रकाश और उसकी पत्नी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वे मामूली बुखार समझ रहे थे, वो कोई मामूली नहीं था और ना ही बारिश में भीगने से हुआ था।
प्रकाश का बुखार एक गहरे सम्मोहन का असर था। अगली सुबह जब प्रकाश उठा तो उसे कुछ ठीक लगा। बहुत दिन बाद वो शहर से छुट्टियों पर आया था तो सबसे मिलने जुलने के लिए गांव में निकल गया। वो गांव में घूमा, सबसे मिला जुला, पर जब भी वो अकेले में होता तो चांदनी के बारे में सोचने लगता। वो चांदनी को भूल नहीं पा रहा था, जैसे उसने प्रकाश के दिलों दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वो बस रात होने का इंतजार कर रहा था। जैसे तैसे उसने दिन गुजारा और रात के 7 बजते ही वो उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। ज्योति, वो मैं जरा बाहर टहल कर आता हूं, जल्दी आ जाऊंगा। प्रकाश हवेली में पहुंचा तो उसने देखा कि चांदनी पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने साथ में समय बिताया। चांदनी उससे बहुत जल्द खुलने मिलने लगी थी। दोनों ने काफी देर तक हवेली में बैठकर बहुत सारी बातें की। फिर चांदनी ने उसे गले से लगा लिया। प्रकाश कुछ हिचकिचाया, पर चांदनी उसे किसी नशे के जैसी महसूस हो रही थी। वो चांदनी के आगोश में आते ही खोता चला गया। पूरी रात प्रकाश ने उस हवेली में बिताई। उधर घर पर उसकी पत्नी ज्योति उसका इंतजार कर रही थी। वो यही सोचती रही कि आखिर प्रकाश कहाँ चला गया। सुबह हुई। प्रकाश ने आंख खोली तो उसने देखा कि वो हवेली में बिल्कुल अकेला था। चांदनी उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। प्रकाश ने चांदनी को इधर उधर ढूंढा, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। वो हवेली से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। प्रकाश को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। वो जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और काफी परेशान थी। अरे तुम तो टहलने गए थे ना, फिर सारी रात घर क्यों नहीं आए? कहाँ थे? अरे वो मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया था। बातें करते करते रात हो गई तो वो मुझे अपने घर ले गया। रात को मैं वहीं रुक गया था। प्रकाश ने ज्योति को तसल्ली तो दी, पर वो अभी भी परेशान थी। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। प्रकाश उससे बातें कर ही रहा था कि तभी ज्योति की नजर उसकी गर्दन पर गई तो उसने देखा कि प्रकाश की गर्दन पर नाखूनों के निशान लगे थे। इस बात को गुजरे लगभग 5 दिन हो गए थे। अब प्रकाश का रोज का यही नियम बन गया। वो घूमने के बहाने से रोज रात को 7 बजे घर से निकल जाता और चांदनी से मिलने हवेली में पहुंच जाता। और किसी किसी दिन जब उसकी पत्नी सो रही होती थी तो वो तभी चुपके से घर से निकलकर उसी हवेली में अब आए दिन प्रकाश और उसकी पत्नी ज्योति में झगड़े होने लगे। वो दिन ब दिन कमजोर होने लगा। उसका रंग पीला पड़ता जा रहा था। वो अब चिड़चिड़ा रहने लगा। देखो, सच सच बताओ, तुम हर रात कहाँ जाते हो? देखो, मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। पहले तो तुम शहर से आते ही वापस जाने की जल्दी में रहते थे और अब इतने दिन से तुमने वापस जाने का नाम ही नहीं लिया। देखो, मुझे सच बताओ, आखिर चल क्या रहा है? मैंने कहा ना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। रामू काका ने बोला था कि रात को उनके खेत पर कुछ जानवर आकर तबाही मचाते हैं, तो मैं रात में उनके खेत पर जाकर सो जाता हूं। और इस बार मुझे छुट्टियां ज्यादा मिली है, इसलिए शहर नहीं जा रहा। अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो, समझी? दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ज्योति ने बाहर जाकर देखा तो एक डाकिया उसके दरवाजे पर खड़ा था। उसने ज्योति को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था कि प्रकाश को बिना बताए छुट्टी पर जाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है। यह पढ़कर ज्योति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका माथा ठनका। वो तुरंत रामू काका के घर गई। रामू काका, एक बात पूछनी थी। आपने प्रकाश को रात में अपने खेत पर जाकर सोने के लिए बोला है क्या? क्या? नहीं तो
मैंने तो उससे नहीं कहा, पर क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? ज्योति कुछ नहीं बोली और चुपचाप घर आ गई। उसका शक अब यकीन न बदल चुका था। अब वो सारा माजरा समझ चुकी थी। एक रात उसने प्रकाश का पीछा किया और उसके पीछे पीछे हवेली तक पहुंच गई। प्रकाश हवेली के अंदर चला गया। ज्योति ने खिड़की से अंदर झांका तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। इसका मतलब मेरा शक सही था। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अगर उसे पता चल गया तो। ज्योति उल्टे पैर वहां से घर वापस आ गई। उसके सर पर पूरा आसमान टूट चुका था। उसने अपनी आंखों से उस हवेली में जो देखा था वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। सुबह जब प्रकाश घर वापस आया तो ज्योति ने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने काम में लग गई। इसको हुआ क्या है? आज ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। प्रकाश को हवेली में रात गुजारते पूरे 7 दिन हो चुके थे और आज 8वां दिन था। प्रकाश फिर घर से निकला और चांदनी के पास हवेली में पहुंच गया। अब तुमसे मिलना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों ना तुम मेरे साथ शहर चलो, हम वहां आराम से रहेंगे। वहां मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। बोलो, चलोगी मेरे साथ? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रकाश। हमारी मुलाकात को पूरे 7 दिन हो चुके हैं और आज 8वां दिन है। आज तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। मैं तुम्हें अपने अंदर संभालूंगी, फिर कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। इतना कहकर चांदनी जोर जोर से हंसने लगी। प्रकाश को अपने कंधे पर भारीपन महसूस होने लगा। अचानक उसकी नजर पास के शीशे में गई। उसने शीशे में जो देखा उसके होश उड़ गए। शीशे में चांदनी का अक्स नजर आया। उसका चेहरा किसी खूबसूरत औरत का नहीं बल्कि एक चुड़ैल का था, जिसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि एक भूख दिखाई दे रही थी। चांदनी का असली रूप सामने आ गया था। 8वां दिन है प्रकाश। इस बंगले को नए खून की जरूरत है। उसने प्रकाश पर हमला कर दिया। अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। वो उसका खून चूसने लगी। आज 8वां दिन था। चांदनी उसके शरीर पर कब्जा करने वाली थी। प्रकाश डर और कमजोरी से बेहोश होकर गिर पड़ा। चांदनी उसके सीने से दिल निकालने के लिए उसकी ओर बढ़ी। उसे एक जोरदार झटका लगा और वो दूर जा गिरी। वो दोबारा उठी और प्रकाश की तरफ झपटी। तभी प्रकाश की पत्नी ज्योति बीच में आ गई, जिसके हाथ में जल का कलश था। वो किसी मंत्र का जाप कर रही थी, जिसके उच्चारण से चांदनी बेचैन हो रही थी। नहीं, रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा, नहीं तो तेरे पति के साथ तुझे भी मार डालूंगी। ज्योति ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना मंत्र जाप जारी रखा। चांदनी ने गुस्से में आकर ज्योति पर अपने तेज नाखूनों से हमला कर दिया। वो उसके हाथ पर लगातार वार कर रही थी, लेकिन ज्योति ने हार नहीं मानी। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ती जा रही थी। उसने गंगा जल की कुछ बूंदें हवा में उछाली। जैसे ही जल चांदनी के ऊपर पड़ा, वो राख में तब्दील हो गई। प्रकाश ने जब आंखें खोली तो वो अपने घर पर था। कल रात का पूरा वाकया उसकी नजरों के सामने घूमने लगा। ज्योति वो औरत नहीं है, वो एक डायन है। वो मार देगी मुझे। नहीं, वो अब कुछ नहीं कर सकती। मैंने उसे मत्रों से बांध दिया है, वहीं उसी भूत बंगले में। पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक चुड़ैल थी? मैंने एक दिन तुम्हारा पीछा किया था। जब मैंने खिड़की से देखा तो तुम एक औरत के गले लगे हुए थे, लेकिन वो एक चुड़ैल थी।
उसने तुम्हें सम्मोहित कर रखा था, इसलिए उसका असली रूप तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। शक तो मुझे तभी हुआ था जब मैंने पहले ही दिन तुम्हारी गर्दन पर नाखूनों के निशान देखे थे। उस दिन तुम जब शहर से आए थे तो तुम्हारे इत्र और मिठाई की खुशबू से वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गई थी और उसकी नजर तुम पर पड़ गई। इसका मतलब लोग सही कहते हैं, वो हवेली, वो एक भूत बंगला है, वहाँ भूत रहते हैं। पर तुम्हें वे मंत्र कैसे पता थे ज्योति? उसकी असलियत पता चलते ही मैं आश्रम वाले पंडित जी के पास गई थी। जब मैंने उनसे सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे कुछ मंत्र और अभिमंत्रित गंगा जल दिया, जिससे मैं उसे हरा पाई। ज्योति, तुमने सावित्री की तरह मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं अब कभी उस भूत बंगले की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा।